भगवान शिव कहते हैं, ऐसी औलाद अपने माता पिता का कर्ज कभी नहीं चुकाती है। एक समय की बात है, एक गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा सरकारी टीचर था, लेकिन वह सन की किस्म का था। और दूसरे नंबर का बेटा पहलवान था। और सबसे छोटा बेटा खेती बाड़ी का काम करता था। रघु को लंबे समय से दिल की बीमारी थी। एक दिन रघु की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रघु के बेटे उसे वापस लेकर आए और उसका अंतिम संस्कार किया। उसे मरे हुए अभी 3 दिन ही हुए थे कि तभी एक दिन अचानक एक कार उसके घर के सामने आकर रुकी और उस कार में से एक आदमी निकला और शोक में बैठे हुए लोगों के बीच में जाकर बोला कि रघु का वारिस कौन है। बैठक में 20-25 लोग बैठे हुए थे। वह सभी यह सुनकर अचानक उस आदमी का मुंह देखने लगे। वहां पर रघु के तीनों बेटे भी बैठे हुए थे। फिर रघु के तीनों बेटों ने हाथ ऊपर करते हुए कहा कि हम उनके बेटे हैं, कहिए आपको हमसे क्या काम है। तो वह आदमी रघु के तीनों बेटों को गौर से देखता हुआ बोला कि आज से 15 साल पहले रघु मेरे शहर में नौकरी किया करता था। उस समय उसने मुझसे कुछ रुपए उधार लिए थे। वह रकम ब्याज सहित अब 15 लाख रुपए हो चुके हैं। आज मैं वह पैसे लेने के लिए आया हूँ। उस आदमी के इतना कहते ही वहां पर खुसर फुसर शुरू हो गई। रघु का बड़ा बेटा जो सरकारी टीचर था, वह खड़ा होते हुए बोला कि आपके पास क्या सबूत है कि मेरे पिताजी ने आपसे पैसे उधार लिए थे। वह आदमी मुस्कुराता हुआ बोला कि मैं एक वकील हूँ, इतना मूर्ख भी नहीं हूँ कि बिना सबूत के चला हूँ। मेरे पास रुपए लेन देन का एक अनुबंध पत्र है, जिस पर तुम्हारे पिताजी ने अपने हाथों से पूरा विवरण लिख रखा है और अपने हस्ताक्षर भी कर रखे हैं। बड़ा बेटा बोला कि मैं किसी अनुबंध पत्र को नहीं मानता, मुझे तो आप ठग लगते हैं। 15 सालों तक आपका चुप बैठे रहना और फिर पिताजी के निधन के तुरंत बाद आपका अचानक से आ जाना, यह सब क्या है। अगर मेरे पिताजी ने आपसे पैसे लिए भी होंगे तब भी वह करार उनके साथ ही खत्म हो गया। मैं यह पैसे देने से साफ इनकार करता हूँ। रघु का दूसरा बेटा जो कि पहलवान था, वह गांव में पहलवानी सिखाने का काम करता था। वह भी खड़ा होकर बोला कि वकील साहब, आप जिन पैरों से चलकर आए हैं उन्हीं पैरों से वापस चले जाइए। अगर आपको पैसे चाहिए थे तो पिताजी के जीवित रहते ही आते। हमारे पिताजी ने हम तीनों भाइयों को कभी नहीं बताया कि उन पर कोई कर्जा है। वकील साहब बोले कि पहले इसलिए नहीं आया क्योंकि रुपए वसूलने का करार आज के दिन का ही था। रही बात वापस जाने की, तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ कोई लड़ाई लड़ने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। लेकिन अगर आप लोग अपने पिताजी का कर्जा देने से इनकार करते हो तो मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊँगा। मगर मेरे तुम्हारे पिताजी के साथ अच्छे संबंध थे। मैं नहीं चाहता कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी इज्जत उछाली जाए, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ रियायत दे दूंगा। मगर तुम लोग कर्जा देने के लिए हाँ तो कहो। दोनों बड़े बेटों को जैसे सांप सूंघ गया हो। दोनों भाई एकदम चुप हो गए। किसी ने भी कर्ज चुकाने की हिम्मत नहीं दिखाई। वकील साहब फिर से बोले कि यहाँ पर तुम्हारे समाज के लोग बैठे हैं, रिश्तेदार भी बैठे हैं, क्या तुम लोगों को अपने पिताजी की इज्जत प्यारी नहीं है। तभी अचानक रघु का छोटा बेटा महेश, जो कि खेती बाड़ी का काम करता था, वह खड़ा होकर बोला कि आप सबूत दिखाइए, मैं पिताजी का कर्जा चुकाने के लिए तैयार हूँ। उसके इतना कहते ही उसकी पत्नी, जो दूसरी औरतों के साथ दरवाजे पर खड़ी होकर पूरी बातें सुन और समझ रही थी, वह जल्दी से बाहर आई और फिर अपने पति का हाथ पकड़कर अंदर ले गई और बोली कि यह आप क्या कह रहे हो, इतनी बड़ी रकम आप कहाँ से चुकाओगे। हमारे पास तो 15,000 रुपये भी नहीं हैं। आपके भाई पूरी तरह से संपन्न होकर भी चुपचाप बैठे हैं, फिर आप क्यों अपने ऊपर अपने पिताजी का कर्जा चुकाने का इतना बड़ा बोझ ले रहे हो। महेश के पास बस थोड़ी सी ज़मीन ही थी और वह छोटा मोटा काम करके अपने घर का गुजारा कर लिया करता था। उसी में दोनों पति पत्नी किसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। महेश के दोनों बड़े भाई अच्छे सुखी संपन्न थे और ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। एक भाई की सरकारी नौकरी थी और दूसरा बहुत बड़ा पहलवान था। पिताजी ने अपने जीते जी दोनों भाइयों को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया था और छोटे भाई महेश की जिम्मेदारी दोनों बड़े भाइयों को सौंप दी थी, क्योंकि उनके पिताजी की तबीयत खराब रहने लगी थी। लेकिन दोनों भाइयों ने कभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी और अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गए।
ना तो उन्होंने महेश को कोई कारोबार सिखाया और ना ही उसकी कभी किसी प्रकार से आर्थिक मदद की। महेश ने भी अपने भाइयों से कभी कोई शिकायत नहीं की। ऊपर वाले ने उसे जिस हाल में रखा वह उसी हाल में मेहनत करके अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा था। बस उसके पिताजी ने जो जमीन थी उसे तीनों भाइयों के नाम कर रखी थी, जिससे उसकी थोड़ी मदद हो जाती थी। और बस वह जमीन का टुकड़ा ही महेश का सहारा था। लेकिन अब वह जमीन भी उसके नसीब में नहीं बची, क्योंकि आज वह भी जाने वाली थी। महेश ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी जमीन बेच दूंगा, मगर पिताजी का नाम खराब नहीं होने दूंगा। महेश की पत्नी आंखों में आंसू भरकर बोली कि आपकी इसी आदत के कारण हम लोग गरीब हैं। भगवान के लिए उस जमीन को मत बेचिए। अगर जमीन बिक गई तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। उसी के सहारे तो हमारे दिन कट रहे हैं। महेश अपनी पत्नी के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला कि तुमने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है। आज पिताजी की इज्जत का सवाल है। क्या तुम यह चाहोगी कि जीवन भर पूरे गांव के सामने मैं सिर झुकाकर चलूं? तुम हमेशा मुझे सच्चा मर्द कहती आई हो, फिर आज तुम्हें क्या हो गया है? क्यों मुझे नामर्द बनाने पर तुली हो? इतना सुनते ही अचानक उसकी पत्नी के तेवर बदल गए और वह गर्व के साथ बोली कि मुझे माफ कर दो। आप जाओ और पहले अपने परिवार की इज्जत बचाओ। रही बात पेट भरने की, उसके लिए मुझे आपके बाजुओं पर पूरा भरोसा है। आप हमें भूखे पेट नहीं सोने देंगे। फिर महेश वापस बैठक पर चला गया। लोग अब भी धीमी धीमी आवाज में खुसर फुसर कर रहे थे। वकील साहब मुस्कुराते हुए बोले कि अब भी तुम अपने पिताजी का कर्जा चुकाने के लिए तैयार हो या पत्नी ने तुम्हारे कान भर दिए? महेश मुस्कुराते हुए बोला कि वह एक मर्द की पत्नी है। आप सबूत दिखाइए। मैं कर्जा चुकाने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मगर मैं आपको अपने हिस्से की ज़मीन दे दूंगा, मगर पिताजी पर कर्जा नहीं रहने दूंगा। वकील साहब ने एक बार फिर महेश के बड़े भाइयों की तरफ देखा और कहा कि क्या तुम लोग अपने छोटे भाई का साथ नहीं दोगे? दोनों भाई निर्जन की तरह सिर झुकाकर बैठे रहे, परंतु कोई जवाब नहीं दिया। वकील साहब बोले कि आज से 15 साल पहले मैंने और रघु ने मिलकर एक प्लॉट खरीदा था। उस वक्त उसकी कीमत 50,000 रुपये थी। प्लॉट खरीदते समय यह तय हुआ था कि दोनों में से किसी एक की मृत्यु होते ही प्लॉट बेच दिया जाएगा और जो रकम मृतक के हिस्से में आएगी वह जीवित हिस्सेदार उसकी योग्य संतान तक पहुंचाएगा। जीवित हिस्सेदार के पास उस समय के हालातों को देखते हुए यह पूरा अधिकार होगा कि वह हिस्से की रकम सभी बेटों में बराबर बांटेगा या किसी एक को देगा। यह उसकी मर्जी पर निर्भर करेगा। वकील साहब आगे बोले, क्योंकि मैं ही वह जीवित हिस्सेदार हूं और मेरे पास पूरा अधिकार है कि रघु का वह हिस्सा मैं किसी को भी दे सकता हूं। इसीलिए मैंने कर्ज का नाटक किया। तुम्हारे पिताजी पर कोई कर्ज नहीं है, बल्कि प्लॉट बेचने के बाद 15 लाख रुपए उनके हिस्से में आए हैं और वह 15 लाख रुपए में रघु के छोटे बेटे महेश को देने की घोषणा करता हूं, क्योंकि महेश ही उन रुपयों का सच्चा हकदार है। जो बेटे अपने पिता का ऋण चुकाना अपना कर्तव्य नहीं समझते, उनके पिता की संपत्ति में भी उनका कोई हक नहीं बनता है। इतना सुनते ही सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और रघु के दोनों बड़े बेटों का मोह उतर गया। उनकी पत्नियां कुछ देर पहले तो अपने देवर को मूर्ख समझ रही थी, अब वह अपने पतियों को खा जाने वाली दृष्टि से देख रही थी। वकील साहब के इशारा करते ही उनके आदमी 2 बड़े सूटकेस उठाकर ले आए और उन्हें महेश के हाथों में थमा दिया। यह देखकर वहां विराजमान लोगों ने तालियां बजाकर महेश का स्वागत किया। जब महेश दोनों सूटकेस उठाकर कमरे के अंदर गया, तब उसकी पत्नी दौड़कर आई और भरी आंखों से अपने पति को निहारते हुए बोली कि आज समझ में आया कि सच्चाई, ईमानदारी और खुददारी के रास्ते में कांटे और दर्द तो बहुत मिलते हैं, मगर एक दिन ईश्वर सुनता जरूर है और जब भी वह सुनता है तब छप्पर फाड़ कर देता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में जय